हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पार्ट 4 देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस तक देखा था। आज हम एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड नेटवर्थ से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैं एसेट्स की डेफिनेशन इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसका मतलब मैं हिंदी में आपको समझाऊँगा। तो पहले हम देख लेते हैं एसेट्स क्या होता है। एनी फिजिकल थिंग और राइट जो मॉनेटरी वैल्यू मतलब पैसे के रूप में उसका जो ओन किया जाता है उसे एसेट कहा जाता है। ओनरशिप ऑफ द एसेट मस्ट बी विद द बिजनेस यूनिट। जो एसेट की ओनरशिप होती है वो बिजनेस यूनिट से रिलेटेड होनी चाहिए। बिजनेस यूनिट ने उस एसेट को ओन किया होना चाहिए। एसेट की एक और डेफिनेशन है जो है द प्रॉपर्टी विच इज़ ओन्ड बाय द बिजनेस इज़ कॉल्ड एन एज एसेट। मतलब जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि कुछ लैंड है, गुडविल है, पैटेंट्स है, कंप्यूटर्स है, एग्जांपल ये है, ये अगर कोई बिजनेस ने ओन किया है तो उसे उस बिजनेस के एसेट्स कहे जाते हैं, बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ कही जाती है। तो हम अब एसेट्स की टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप्स के एसेट्स होते हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट्स। द एसेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस आर नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। ऐसी प्रॉपर्टीज़, ऐसे एसेट्स जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मतलब लॉन्ग टर्म यानी 12 मंथ से ज़्यादा। अगर कोई प्रॉपर्टी 12 मंथ से ज़्यादा हमें बेनिफिट देता है बिजनेस को, तो वो फिक्स एसेट कहता है, नॉन करंट एसेट उसे कहते हैं। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग। अगर कोई बिजनेस ने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है तो उसे वो बार बार तो नहीं खरीदेगा, उसके बेनिफिट उसे बहुत लंबे समय तक मिलेंगे। अलग अलग तरह की मशीनरी होती है, प्लांट्स होते हैं। तो प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे नहीं, जो अलग अलग बड़े बड़े प्लांट होते हैं, सोलार प्लांट वगैरह वैसे प्लांट और मशीनरी, वो भी उसी तरह होते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। गुडविल होती है, वो भी ऐसी ही होती है। दीज एसेट्स में बी टेंजिबल और इनटेंजिबल। ये जो एसेट्स होते हैं ये टेंजिबल होते हैं या इनटेंजिबल। टेंजिबल यानी जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसे हम देख सकते हैं। इनटेंजिबल जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जैसे गुडविल है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है पर वो एक एसेट्स है, क्योंकि इसको हम मॉनेटरी वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकंड है करंट एसेट्स। एसेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द ऑपरेटिंग ईयर एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली आर कॉल्ड एज करंट एसेट्स। ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे एसेट्स जो बिजनेस में केवल एक ऑपरेटिंग ईयर में मतलब एक साल के अंदर अंदर 12 महीने के अंदर जो होते हैं बिजनेस में हेल्ड किए जाते हैं उसे करंट एसेट्स कहते हैं। और वो बहुत लिक्विड होते हैं, मतलब उन्हें हम कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं। इसके एग्जांपल से डेटर्स, मतलब जिनसे पैसा आना है वो एक बार ही देगा हमें पैसा और वो 12 महीने के अंदर ही देगा, इसलिए वो डेटर्स हैं। बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, यह भी एक एग्जांपल है। कैश एट बैंक, ये कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सारे लिक्विड है क्योंकि हम इन्हें तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। और जो स्टॉक है वो भी करंट एसेट है। तीसरा है फिक्टिशियस एसेट। दिस एसेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टेंजिबल पोजेशन और प्रॉपर्टी। ये जो एसेट्स होते हैं इनका टेंजिबल पोजीशन नहीं होता है, ये इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये इमेजिनरी होते हैं। दे आर इमेजिनरी एसेट्स बट डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू। ये जो एसेट्स होते हैं ये इमेजिनरी होती है और इनके कुछ रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है इनकी। एग्जाम्पल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, लाइक एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 4 ईयर्स। अलग अलग जो बिजनेस होते हैं वो एडवर्टाइज पे करते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उसके लिए जो पैसा किया है तो वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है, एक फिक्टिशियस एसेट्स है कंपनी की, बिजनेस की। एसेट्स के बाद आगे है लायबिलिटीज। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर्स इज नोन एज लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी अमाउंट पेएबल मतलब उधारी, मतलब जो बिजनेस को पे करना है लोगों को उसे लायबिलिटीज़ कहते हैं। बिजनेस पर कर्जा कितना है उसे लायबिलिटीज़ कहते हैं। इट इज़ अ डेप्ट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर्स फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द बिजनेस यूनिट।
मतलब ये जो होता है, ये लोगों को पैसा ड्यू होता है, लोगों को पैसा देना होता है क्योंकि बिजनेस ने उनसे कुछ बेनिफिट रिसीव किया होता है। जैसे कि लोन टेकन, तो आपने लोन लिया है, बिजनेस पर एक लायबिलिटी है, लोन चुकता करना है, उधारी है। क्रेडिटर्स है, जिनसे हमने उधारी पर सामान खरीदा है बिजनेस ने। आगे है बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, ये सारे लायबिलिटीज़ होती है। जैसे हमने एसेट्स के टाइप्स देखे, वैसे ही लायबिलिटीज़ के टाइप्स हैं। जो फर्स्ट है फिक्स लायबिलिटी। वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स इन द बिजनेस इज फिक्स लायबिलिटी। जो एक मेजर सोर्स ऑफ फंड है बिजनेस में, वो है फिक्स लायबिलिटी। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। कैपिटल जो होता है, जो फिक्स्ड लायबिलिटी होता है, क्योंकि जो बिजनेस ओनर है, वो जब फर्स्ट जो लायबिलिटी बिजनेस में होती है, मतलब जो हमने पहले भी देख लिया है, कैपिटल मतलब एनी अमाउंट और एसेट विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द बिजनेस ओनर इन द बिजनेस। मतलब कोई भी अमाउंट हो या कुछ एसेट हो, कुछ प्रॉपर्टी हो, जो बिजनेस ओनर बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है उसे कैपिटल कहते हैं। तो वो कैपिटल जो होता है, वो फर्स्ट लायबिलिटी होती है कोई भी बिजनेस के लिए, क्योंकि वो भी एक फिक्स लायबिलिटी है। जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। फिक्स लायबिलिटी मतलब जो लायबिलिटी 12 मंथ से ज़्यादा है, लो उसे कहते हैं फिक्स लायबिलिटी। लोन लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये फिक्स लायबिलिटीज़ होती है। सेकंड है करंट लायबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ पेएबल विद इन अ ईयर आर कॉल्ड करंट लायबिलिटीज़। जैसे हमने करंट एसेट्स देखा था, वैसे ही करंट लायबिलिटीज़ होती है। ये जो लायबिलिटी होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, मतलब ये 12 मंथ्स के अंदर होती है, विद इन अ ईयर होती है, इन्हें करंट लायबिलिटीज़ कहा जाता है। करंट लायबिलिटीज़ अराइज इन द रेगुलर करंट ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ये जो लायबिलिटी होती है रेगुलर ऑपरेशंस के बाद आती है, एक थराविक काल के बाद वो आती है। दिस लायबिलिटीज़ आर नॉट नॉर्मली सिक्योर्ड। ये होती है नॉर्मली सिक्योर्ड नहीं होती है लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर्स है, इनको पैसा देना है, विद इन ईयर ही देना होता है। बिल्स पेएबल होते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, ये अलग अलग होते हैं। ये करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। आगे है नेटवर्थ, उसे हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं और कैपिटल भी कहते हैं। द अमाउंट और फंड्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। जैसे कि मैंने अभी बताया था, जो कैपिटल होता है ये कोई अमाउंट है, फंड है, जो बिजनेस प्रोप्राइटर है, मतलब बिजनेस ओनर जो है बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है, प्रोवाइड करता है, उसे कैपिटल कहते हैं। एज वेल एज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल और नेटवर्थ। मतलब जो एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज़, मतलब लायबिलिटीज़ से जो एसेट्स ज़्यादा होती है उसे भी कैपिटल या नेटवर्थ कहते हैं। मतलब जो उधारी से हमारी प्रॉपर्टी एसेट्स जो ज़्यादा है उसे भी कैपिटल या नेटवर्थ कहते हैं। नेटवर्थ इंक्लूड्स कैपिटल एंड रिजर्व्स। नेटवर्थ में कैपिटल भी होता है बिजनेस का, और रिजर्व्स मतलब जो बैलेंस है वो भी होता है। कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन काइंड। जो कैपिटल होता है वो कैश में भी हो सकता है या कुछ अदर काइंड्स में भी हो सकता है। आगे एक फॉर्मूला दिखा है, पहले एक इधर लिखा है नेटवर्थ इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल। उसे हम कह सकते हैं ओनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल जो होता है, इज इक्वल टू टोटल इक्विटी मतलब एसेट्स जो होता है, माइनस क्रेडिटर्स इक्विटी लायबिलिटीज़। मतलब जो कैपिटल होता है वो हम कैसे निकालते हैं, जो एसेट्स हैं उसमें से जो लायबिलिटीज़ हमारी हैं, जब उन्हें हम माइनस करते हैं तो जो कैपिटल आता है। एग्जाम्पल दिया है, इफ़ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 4 lakhs एंड क्रेडिट और लायबिलिटीज़ जो है वो 2 lakh है, तब जो हमारा एसेट्स कितने होते हैं, टोटल इक्विटी। इधर फॉर्मूला है टोटल इक्विटी, ये हम लेफ्ट साइड को लाएंगे और कैपिटल राइट साइड को, तो आता है टोटल इक्विटी यानी एसेट्स जो है इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। मतलब 2 lakhs प्लस 4 lakh इज इक्वल टू 6 lakhs। जो एसेट्स हैं वो 6 lakhs हैं। इफ़ टोटल एसेट्स आर, अगला एग्जांपल है, इफ़ टोटल एसेट्स आर 1,50,000 and outside liabilities are 50,000. The creditor's equity
और लायबिलिटीज़, जो हमारी लायबिलिटी है क्रेडिटर्स इक्विटी वो है 50,000 और जो एसेट्स है वो है 1,50,000। तो कैपिटल कितना आएगा? फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, 1,50,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 1,00,000। तीसरा एग्जाम्पल है इफ़ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 5,00,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 2,00,000, द ओनर्स इक्विटी यानी जो कैपिटल होता है, नेटवर्थ होता है, वो कैसे आता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, मतलब एसेट्स जो है 5,00,000 है, लायबिलिटीज है 2,00,000, तो कैपिटल आता है 3,00,000। ये 3 एग्जाम्पल्स से हमें ये फार्मूला बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखते हैं आगे क्या है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़, लायबिलिटी विच में अराइज इन फ्यूचर डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट इज कॉल्ड एज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। ये जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी जो फ्यूचर में आ सकती है या नहीं आ सकती है, हम श्योरली नहीं बता सकते। ये कुछ सर्टन इवेंट अगर हुए तो ये आ सकती है। एज इट इज़ नॉट कंफर्म्ड और परफेक्ट लायबिलिटी, इट डजेंट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये कंफर्म नहीं होती है और परफेक्ट लायबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए कुछ सर्टन इवेंट की हैपनिंग होनी चाहिए, तो तभी ये लायबिलिटीज़ आ सकती है। इसीलिए ये बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इफ़ेक्ट नहीं करता है एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसीलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर इसे शो नहीं किया जाता, बट इट इज़ शोन बाय वे ऑफ फुट नोट टू बैलेंस शीट सिंपली एज इंफॉर्मेशन। अगर ये लायबिलिटी आती है तो एक इंफॉर्मेशन के लिए इसे हम फुट नोट बैलेंस शीट में लिखते हैं। एग्जाम्पल है वर्कर मेक्स अ क्लेम फॉर कंपेंसेशन ऑफ 5,000 अगेंस्ट द बिजनेस एंड द डिसीजन इज पेंडिंग इन द कोर्ट। It may be a future liability for business on happening of an event that is court verdict। मतलब एक वर्कर है, वो कंपनी की क्लेम मांगता है कंपनसेशन 5,000 रुपीज़ और ये जो डिसीजन है कोर्ट में पेंडिंग है। अगर ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि ये एक सर्टेन इवेंट, मतलब जब अगर कोर्ट डिसीजन देता है उस वर्कर के फेवर में तो बिजनेस को पे करना पड़ेगा। पर ये फ्यूचर लायबिलिटी है और ये हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट, एक सर्टन इवेंट कौन सा? कोर्ट वर्डिक्ट, मतलब जो कोर्ट के निर्णय के ऊपर ये निर्भर है। तो ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि ये पक्का नहीं है। इसीलिए आगे है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। Accounting is means of communicating the results of business operation to various parties interested in or connected with the business। जो अकाउंटिंग होती है ये मीन ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जो बिजनेस ऑपरेशंस के रिजल्ट्स होता है, मतलब बिजनेस ऑपरेशन हुआ है, कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है, उसमें जो रिजल्ट होता है, प्रॉफिट है, लॉस है, ये रिजल्ट्स है। तो ये हमें पता चलता है वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन और कनेक्टेड विद द बिजनेस। मतलब अकाउंटिंग करने के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट मीन हो जाता है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट साधन हो जाता है अलग अलग लोगों के लिए जो बिज़नेस में इंटरेस्टेड है, उस बिज़नेस में उन्हें समझने के लिए कि ये इस बिज़नेस में ज़्यादा प्रॉफिट है या लॉस है, असेट्स ज़्यादा है, लायबिलिटी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें उन्हें पता चलती है, तो वो बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए कौन कौन कनेक्टेड हो सकता है? ओनर है, उन्हें समझ में आता है प्रॉफिट है, लॉस है, अकाउंटिंग पढ़ने के बाद, अकाउंटिंग के बाद, तो ये एक उनके लिए मीन है, उन्हें एक साधन है जो उनको समझ में आता है कि क्या क्या बिजनेस ऑपरेशंस के बाद क्या हुआ है। अलग क्रेडिटर्स है, बहुत सारे क्रेडिटर्स है, उन्हें भी पता चलता है कि बिज़नेस हमको हमारा पैसा चुका पाएगा, हमें उनको पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इन्वेस्टर्स होते हैं, बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। बैंक्स होती है, बैंक्स को भी समझ में आता है कि उस बिज़नेस को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होती है, उन्हें भी पता चलता है कि लोन देना चाहिए या नहीं। और जो गवर्नमेंट होती है उन्हें भी समझ में आता है कि टैक्स पे करना चाहिए, मैंने कितना टैक्स पे करना है उस बिज़नेस को। ये सारी चीज़ें अलग अलग लोगों को अलग अलग
चीज़ें समझ में आती है इस अकाउंटिंग करने के बाद, अकाउंटिंग पढ़ने के बाद। हैंस इट इज़ राइटली कॉल्ड एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसीलिए अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। अकाउंटिंग इज़ नॉट ओनली एसोसिएटेड विद बिजनेस बट ऑल्सो विद एवरीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड इन कीपिंग एन अकाउंट ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। जो अकाउंटिंग होती है वो सिर्फ बिज़नेस से रिलेटेड नहीं होती है, बिज़नेस से एसोसिएट नहीं होती है, सिर्फ बिज़नेस से संबंधित नहीं होती है, वो बहुत सारे लोगों से संबंधित होती है जो इंटरेस्टेड है कीपिंग एन अकाउंट ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। जिनको जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनमें इंटरेस्ट है, मतलब जो यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए, जो यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए भी यूज़फुल होता है। अलग अलग जिनको ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टेड है उनके लिए भी। जनरली द टर्म अकाउंटिंग रेफर्स टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग टर्म है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेफ़र करती है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब जिसमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस कंसर्न इन साइंटिफिक सिस्टमैटिक मैनर। जो बुक कीपिंग होती है और अकाउंटेंसी होती है ये एक कला होती है, आर्ट होती है जिसका रिकॉर्ड करना, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हुए उसे रिकॉर्ड करना, उसे क्लासीफाई करना, मतलब डेबिट है या क्रेडिट है, उसे समराइज करना एक सिस्टमैटिक मैनर में, उसे ही बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी कहा जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है? रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसे पढ़ने के बाद हमें एक फर्स्ट है रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो अकाउंटिंग होती है इसमें जो स्टेटमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, रिलायबल होते हैं, मतलब ऑथेंटिक होते हैं। सेकंड है यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन, एक यूनिफॉर्म लेवल होता है उनका प्रेजेंटेशन का। थर्ड है जनरली एक्सेप्टेबल बेसिस ऑफ मेजरमेंट, मतलब इसे एक्सेप्ट करने जैसा एक बेसिस होता है मेजरमेंट का। फोर्थ है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू ऑल। इसे पढ़ने के बाद सबको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आती है कि प्रॉफिट क्या है, लॉस कितना है, एसेट्स लायबिलिटीज़ क्या है, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सबके पास आ जाती है। फिफ्थ है वैलिड एंड अप्रोप्रिएट एजम्पशंस। एक हम एजम्पशन कर पाते हैं, एक अनुमान कर पाते हैं कि एक ये बिज़नेस इतना प्रॉफिट कमा पाएगा, इसमें इतना इन्वेस्ट करना चाहिए। ये अलग अलग चीज़ें हमें समझ में आती है अकाउंटिंग करने के बाद। आगे है सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स। फर्स्ट है बिजनेस एंटिटी। दिस कंसेप्ट implies that a business unit is separate and distinct from the owner or owners, that is the persons who supply capital to it। जो बिजनेस होता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? मतलब जो बिजनेस यूनिट होता है, जो बिजनेस होता है वो सेपरेट होता है, डिस्टिंक्ट होता है, मतलब अलग होता है। किससे अलग होता है? ओनर से, मतलब जो बिजनेस का मालिक है, जिसने पैसा डाला है, कैपिटल डाला है, सप्लाई किया है बिजनेस को, उससे जो बिजनेस होता है वो अलग होता है। मतलब बिजनेस एंटिटी अलग होती है, ओनर अलग होते हैं। बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट्स अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब अगर कुछ ओनर ने ट्रांजैक्शन खुद के लिए किए तो वो बिज़नेस में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो बिज़नेस में ट्रांजैक्शन हुए हैं उन्हें ही सिर्फ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। इसीलिए इधर लिखा है जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंट्स होते हैं, वो प्रिपेयर किया जाता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एज द बिजनेस इज लायबल टू द ओनर फॉर द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम और हर। इसीलिए जो बिजनेस है वो लायबल होता है, मतलब वो उसको उधारी पे करनी पड़ती है जो ओनर को, क्योंकि उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होता है, एक अमाउंट कंट्रीब्यूट किया होता है, इसीलिए वो उसके लिए उधारी होती है बिजनेस के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इस कंसेप्ट के आधार पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स में। पर्सनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो पर्सनल ट्रांजेक्शन्स जो ओनर ने किए हैं उसे रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, पर जो ट्रांजेक्शन्स बिजनेस के द्वारा हुए हैं, बिजनेस से रिलेटेड हुए हैं, उसे ही रिकॉर्ड किया जाता है इसमें
बट देयर ट्रांजेक्शन्स विद द बिजनेस सच एज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द बिजनेस और कैश विदड्रॉन, जिसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिजनेस ओनर्स के अलग ट्रांजेक्शन हम इसमें नहीं रिकॉर्ड करते, पर जो ट्रांजेक्शन्स बिजनेस से संबंधित हुए हैं, जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूट करना बिजनेस को, अगर या फिर जो कैश विड्रॉन करना बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए, जिसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, उसे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। इट इम्प्लाइज दैट द बिजनेस इटसेल्फ ओन्स एसेट्स एंड ओज लायबिलिटीज। इससे ये समझ में आता है कि जो एसेट्स होते हैं वो खुद बिजनेस ओन करता है, और जो लायबिलिटी होती है वो भी बिजनेस को ही पे करनी होती है, ना कि बिजनेस ओनर को। ऐसे ये इम्प्लाई करता है, ऐसे ये बताता है। आगे एक एग्जांपल है, हाफ ऑफ द बिजनेस बिल्डिंग इज़ यूज्ड फॉर बिजनेस ऑफिस एंड अदर हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज़ यूज्ड फॉर द रेसिडेंस ऑफ द प्रोप्राइटर। मतलब एक बिल्डिंग है, उसका आधा पार्ट जो है, आधी बिल्डिंग है वो बिजनेस ऑफिस के लिए यूज़ की जाती है, और जो आधा पार्ट है बिल्डिंग का उसमें वो बिजनेस का जो ओनर है, बिजनेस प्रोप्राइटर है, वो रहता है। द टोटल रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 50,000, देन ओनली 25,000 विल डिडक्टेड एज ड्राइंग्स फ्रॉम प्रोप्राइटर्स कैपिटल। अगर उस बिल्डिंग का रेंट 50,000 है तो 25,000 ही ड्राइंग डिडक्ट की जाएगी प्रोप्राइटर की कैपिटल से, क्योंकि जो 25,000 दूसरा जो रेंट है वो बिजनेस को पे करना होगा बिल्डिंग का, और 25,000 जो अदर जो रेंट बचा है वो बिजनेस ओनर का होगा। तो वो जब उस बिजनेस से पैसा निकालेगा तो उसे ड्राइंग कहेंगे, और वो डिडक्ट की जाएगा उसके कैपिटल से, मतलब जो कैपिटल से कम की जाएगी। सेकंड है मनी मेजरमेंट। दिस कंसेप्ट implies that only those transactions which can be expressed in terms of money are recorded in the books of accounts. ऐसे ट्रांजेक्शन्स, ऐसे लेन देन, ऐसे व्यवहार जिसमें जो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं, तो उसे ही रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मतलब जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें ही रिकॉर्ड किया जाता है, यही मनी मेजरमेंट कहता है। Since money serves as the medium of exchange, transactions are expressed in money, are recorded, and the ruling currency of a country is the measuring unit for accounting. मतलब जो मनी होता है उससे ही हम अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन्स कर पाते हैं। तो वो एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है जिससे हम एक्सचेंज कर पाते हैं, गुड्स एक्सचेंज कर पाते हैं। तो इसीलिए जो ट्रांजेक्शन्स एक्सप्रेस्ड इन मनी, मतलब जो ट्रांजेक्शन्स मनी के जरिए में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, उसे ही रिकॉर्ड किया जाता है। और जो मेजरिंग यूनिट होता है उस कंट्री का करेंसी होता है। मतलब इंडिया में अगर अकाउंटिंग हो रही है तो उसका मेजरिंग जो यूनिट होगा बिजनेस का, तो वो रुपए में होगा। अगर अमेरिका में है तो डॉलर में होगा। ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है। जो वो क्या कहता है, ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जो मनी के टर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। आगे है जो मेजरिंग यूनिट है वो उसी कंट्री का करेंसी होगा। ट्रांजैक्शंस विच डू नॉट इन्वॉल्व मनी विल नॉट बी रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो ट्रांजैक्शंस में मनी इन्वॉल्व नहीं है उसे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग कंडीशंस इन द वर्क प्लेस, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब वर्किंग कंडीशंस इन द वर्क प्लेस, मतलब जिस जगह पे बिजनेस है, जिस जगह पे बिजनेस का वर्क प्लेस है, उसकी वर्किंग कंडीशंस नहीं रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि उसे हम मनी के टर्म में इन्वॉल्व नहीं कर पाते। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़, मतलब अगर कुछ एम्प्लॉयज़ ने आंदोलन किया है, कुछ हड़ताल की है, तो उसे हम बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो मनी के टर्म में नहीं होता है। आगे इफ़िशियंसी ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट होती है उसकी जो इफ़िशियंसी होती है उन्हें भी हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये जो चीज़ें होती है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि इसमें
पैसा इन्वॉल्व नहीं है। आगे लिखा है एक्सेट्रा विल नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स एज दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि इन्हें हम मनी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस एज मनी सर्व्स एज अ कॉमन मेजर बाय मीन्स ऑफ विच हेट्रोजेनस फैक्ट्स अबाउट द बिजनेस आर रिकॉर्डेड। ये जो होता है ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं वो हमें एक रिकॉर्ड बताता है कि बिजनेस में क्या क्या हुआ है। तो एक वो सर्व करता है कॉमन मेजर, जिससे अलग अलग फैक्ट्स होते हैं बिजनेस के बारे में वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसके बारे में हमें समझ में आता है। एग्जाम्पल दिया है आगे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का। इफ़ ए बिजनेस हैज़ 5 computers, 2 tables and 3 chairs, the assets cannot be added to give useful information unless they are expressed in monetary terms। मतलब अगर कुछ बिजनेस है उसके पास 5 कंप्यूटर हैं, 2 टेबल है, 3 चेयर है, ये एसेट्स है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है, पर इन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर पाते क्योंकि इसका कुछ अभी तक हमने इसके मॉनेटरी वैल्यू नहीं देखी है, मॉनेटरी टर्म्स में हमें इन्हें एक्सप्रेस नहीं किया है। पर अगर मैं बताता हूँ कि 1.5 लाख कंप्यूटर के हैं, 15,000 के 2 टेबल हैं और 3 चेयर के 2,500 है, तब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्हें रिकॉर्ड कर पाते हैं क्योंकि ये हम अब इनको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाते हैं, पैसे के रूप में एक्सप्रेस कर पाते हैं। तीसरा है कॉस्ट कंसेप्ट। एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज द एक्विजिशन कॉस्ट। मतलब जो एसेट है, मतलब जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, उसे वो रिकॉर्ड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब जो हमने उसे ख़रीदा है, परचेस किया है, उसी कॉस्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द बेस फॉर ऑल फर्दर अकाउंटिंग। मतलब जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है वही पाया होता है, बेस होता है फर्दर अकाउंटिंग के लिए। इट डजेंट मीन दैट द एसेट विल ऑलवेज बी शोन एट कॉस्ट। मतलब यह नहीं बताता है कि सारे एसेट कॉस्ट में बता सकते हैं। इट इज़ रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेस बट इट्स सिस्टमैटिकली रिड्यूस्ड इन इट्स बुक वैल्यू बाय चार्जिंग डिप्रिसिएशन। मतलब हम उन्हें उसे रिकॉर्ड इट इज़ रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट एट कॉस्ट मतलब हमने उसे कौन सी कॉस्ट पे परचेस किया है उस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं, पर उसकी जो वैल्यू होती है हम एक फिक्स्ड डेप्रिसिएशन के द्वारा हम उसे रिड्यूस करते हैं बुक वैल्यू में। एग्जाम्पल है फर्नीचर इज परचेस फॉर 3 lakhs एंड सेम कॉस्ट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मतलब हमने 3 लाख को ख़रीदा है फर्नीचर, तो उसे ही हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इन केस द मार्केट वैल्यूज गोज़ टू 1 lakh और 1,50,000 इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर बाय चांस अगर कोई केस में उस फर्नीचर की वैल्यू 3 लाख से 1 लाख या 1.5 लाख हो जाती है तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमने परचेस की है 3 लाख को, उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। यही कॉस्ट कंसेप्ट बताता है। आगे है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। एनी पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग शुड बी कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट थ्रू आउट द बिजनेस एंड इट नॉट बी चेंज जनरली अनलेस एंड अनटिल सर्कमस्टांसेस डिमांड। मतलब कोई भी पॉलिसी है, कोई भी चीज़ है वो बिज़नेस ने अडॉप्ट की है, उसे कंटिन्यूस रखना चाहिए, मतलब एक सलग रखना चाहिए, कंसिस्टेंट रखना चाहिए उसे थ्रू आउट द बिजनेस। मतलब अगर कोई सर्कमस्टांसेस आते हैं डिमांड में या कुछ चीज़ों में, तब तक हम उसे कंटिन्यूस रखना चाहिए, एक सलग रखना चाहिए उसको हम। However, it doesn't stop any improvement of new techniques, but that should be disclosed with a note. Example है a company adopts fixed installment method for charging depreciation on fixed asset from the beginning till the end of estimated life of asset। मतलब कुछ एसेट है, अगर मान लो एक बाइक है जो बिजनेस ओन करता है, तो हर साल इसकी कुछ डिप्रेसिएशन होती जाएगी। मतलब कुछ प्राइस
कम होती जाएगी, क्योंकि वो जब बाइक पुरानी होती जाएगी तो उसकी प्राइस कम होती जाएगी। तो वो कंपनी क्या करती है, एक फिक्स्ड इंस्टॉल मेथड रखती है, तो एक फिक्स्ड वैल्यू रखती है जो डिप्रिशिएट होती है। मतलब अगर वो बाइक 2.5 लाख की है और अगर उस बाइक की हर साल 20-20 हज़ार प्राइस कम होती है, तो उसे वो बिज़नेस कंसिस्टेंट रखेगा, मतलब एक सेलेक्ट रखेगा कि हर साल 20,000 उस प्राइस से कम होंगे उस फिक्स एसेट से, टिल द एंड ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। मतलब जब तक वो बाइक है तब तक 20-20 हज़ार कम करेंगे। ये हम कब तक करेंगे, कंसिस्टेंट रखना चाहिए इसे, ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है। और इसे कंसिस्टेंट रखना चाहिए अगर कोई अनटिल एंड अनलेस, मतलब जब तक कोई ऐसा सरकमस्टांस नहीं आता तब तक हमको इसे एक सेलेक्ट रखना है। मतलब अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो वो 20,000 में हम 1 लाख ही माइनस करेंगे, क्योंकि बहुत नुकसान होगा, ऐसा कुछ होता है, तो वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। वो कब होगा, अगर कोई सरकमस्टांस, मतलब अगर कोई कंडीशन आती है तब। इसे ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है। तो आ गया है कंजर्वेटिज्म। While recording the business transactions, we have to anticipate no profit but provide for all possible losses। जो कंजर्वेटिज्म होता है वो कहता है हम जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो उसे तब हमें प्रॉफिट नहीं पर एक पॉसिबल लॉस, मतलब हमें वर्स्ट कंडीशन मान के चलना पड़ती है। It encourages the certain secret reserves by making excess provision to prevent losses। मतलब इसे हमें पता चलता है कि सारे लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास सारे रिजर्व्स होते हैं। बाकी द इनकम स्टेटमेंट में शो लोअर इनकम एंड द बैलेंस शीट ओवरस्टेट्स द लायबिलिटीज एंड अंडरस्टेट्स द एसेट्स। दिस पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग आस्किंग द अकाउंटेंट टू प्ले सेफ व्हाइल राइटिंग द अकाउंट्स। एग्जाम्पल है द क्लोजिंग स्टॉक इन द फैक्ट्री इज वैल्यूड एट 25,000 एट कॉस्ट प्राइस। मतलब जब उस फैक्ट्री को क्लोज करते हैं शाम को, तो उसका क्लोजिंग स्टॉक जो है, मतलब उस फैक्ट्री में जो स्टॉक है उसकी प्राइस 25,000 है एंड 35,000 एट इट्स मार्केट प्राइस। मतलब जब हम उसे बेचेंगे तो 35,000 आएंगे। मतलब हमने जो उसका कॉस्ट किया है, मतलब हमने उसे तैयार किया है तो वो 25,000 में किया है, पर जब उसकी मार्केट प्राइस है हम मार्केट में बेचेंगे तो 35,000 आएंगे। पर हम उस बुक ऑफ अकाउंट में 25,000 ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये एक पॉसिबल लॉस हम लिखेंगे, क्योंकि मतलब हम ऐसा लिखेंगे कि हमें कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है, हमने कॉस्ट प्राइस को ही बेचा है, तो हम 25,000 ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है सारे लॉसेस को प्रिवेंट करने में। ये कंजर्वेटिज्म कहता है हमें 35,000 तो मिलने वाले हैं, पर हम वर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, सारे पॉसिबल लॉसेस को हम एंटिसिपेट करते हैं। इससे हमें मदद होती है कि हमें क्या प्रॉफिट हो गए क्या लॉस हो गए जानने में। आगे है गोइंग कंसर्न। इट इज़ द बेसिक assumption that business is a going concern and will continue its operations for future। मतलब गोइंग कंसर्न होती है, एक बेसिक assumption है, एक बेसिक अनुमान किया जाता है कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है, मतलब वो फ्यूचर में चलती रहेगी, वो बंद नहीं पड़ेगी। विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में चलती रहेगी, एक ऐसा हम बेसिक assumption करते हैं। गोइंग कंसर्न concept influences accounting practices in relation to valuation of assets and liabilities, depreciation of the fixed assets, treatment of outstanding and prepared expenses, and accrued and unearned revenues। जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होती है वो इन्फ्लुएंस करती है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को, मतलब उसके वैल्यूएशन को, मतलब जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है उसके वैल्यूएशन को, डेप्रिसिएशन जो होता है फिक्स एसेट का उसे। मतलब ये गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस आगे चलने वाला है, मतलब फ्यूचर में चलने वाला है, ऐसा है। ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। एग्जाम्पल है एसेट्स आर जनरली वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब जो एक्विजिशन कॉस्ट होती है उस पर ही हम एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, वैल्यू करते हैं। एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द शॉर्ट पीरियड इज इग्नोर्ड। मतलब अगर कुछ एसेट है उसकी कुछ वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है शॉर्ट पीरियड में, तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बिज़नेस को लॉन्ग टर्म चलना है।
मतलब कुछ मशीनरी है, अगर उसकी कुछ मरम्मत करनी होती है, डिक्रीज़ होगी वैल्यू, तो उसे हम शॉर्ट पीरियड में उसे हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो मशीनरी बहुत आगे हमें काम आने वाली है। इसीलिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है रियलाइजेशन। इनकम इज़ रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज़ रियलाइज्ड। मतलब बुक ऑफ अकाउंट में हम इनकम को तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वो रियलाइज़ होती है, दैट इज़ आइदर इट इज़ रिसीव्ड और अर्नड। मतलब अगर उसने हमको ऑर्डर दिया है तो 60,000 का ऑर्डर दिया है, तो हम तुरंत 60,000 रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब हमें वो रिसीव होगी तभी हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यूज़ आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन सेल आर अफेक्टेड और द सर्विसेज आर रेंडर्ड। मतलब जो रेवेन्यूज़ होते हैं, जो इनकम होती है, वो हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हमारा सेल हुआ है या हमने सर्विस दी है। मतलब सेल्स रेवेन्यूज़ आर कंसिडर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सेल्स आर अफेक्टेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड irrespective of the fact whether cash is received or not. Example है, a company gets an order for sales of goods 1 lakh in May 2017. Goods of only 60,000 are sold and delivered in June 2017, and cash is received for 60 lakh in September 2017. As per the principle of realization, sale is to be recorded in June 2017. हाँ, एक कंपनी है, उसे ऑर्डर मिला है 1 लाख का मई 2017 में, पर गुड्स सोल्ड हुए हैं सिर्फ 60,000 के जून 2017 में, और उसकी कैश आई है सितंबर में। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट के द्वारा उसे हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब जो हमारा सेल हुआ है, सेल कब हुआ है हमारा, जून 2017 में पैसा बाद में आया है, पर हमारा जो सेल हुआ है 2017 में हुआ है, इसीलिए हम हमारे सेल को रिकॉर्ड करेंगे जून 2017 में। इधर लिखा ही है, रेवेन्यूज़ आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन सेल आर अफेक्टेड। मतलब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे जब हमारा सेल हुआ है। ये रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है। हमें ऑर्डर मिला था 1 लाख का, वो भी मई 2017 में, हम तब रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये कंफर्म नहीं है। हमने उसे सोल्ड किया है, डिलीवर किया है जून 2017 में, तो हम जून 2017 में उसे रिकॉर्ड करेंगे। आगे है एक्रूअल कंसेप्ट है। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट एक्रूज, अर्नड, एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे एक्रू और बिकम पेएबल। मतलब जो इनकम होती है वो हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वो हमें अर्न हुए हैं, हमने कमाई है। और जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसे हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो हमने पे किया है, पेएबल किए, बिकम पेएबल। All expenses and revenues related to the accounting period are to be considered irrespective of the fact the revenues are received in cash or not, or expenses are paid in cash or not. मतलब जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू होते हैं जो अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड, वो हम तभी कंसिडर करते हैं इस फैक्ट्स irrespective of the fact that revenues are received in cash or not. मतलब हम ये चीज़ नहीं धरते कि कैश आई है या नहीं आई है। एग्जाम्पल है, कंपनी इन्वेस्टेड 1 लाख विद बैंक फॉर 1 ईयर ऑन 1 October 2015. बैंक हैज़ टू पे इंटरेस्ट एट 10% per annum on its maturity, that is 30th September 2017. मतलब कुछ एक कंपनी है, उसने 1 लाख इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस बैंक में, तो उस बैंक को 10% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 30 सितंबर 2016 पर तक। तो ये एक्रूअल कंसेप्ट कहता है। मतलब हम उसे रिकॉर्ड करते हैं जब हमने उसे अर्न किया है, और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं जब वो बिकम पेएबल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जो आगे का पार्ट है वो हम अगले पार्ट में देखते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए कॉमर्स वाला। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना और शेयर भी करना। बाय बाय।